नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल हॉटस्पॉट नर्सिंग पर। और आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 221 से लेके क्वेश्चन नंबर 230 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी इस 10 क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर। तो शुरू से लेकर एंड तक हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त देवेंद्र। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और अपनी इस 10 क्वेश्चन सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 221। द नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज 8 to 21 mmHg, 20 to 35 mmHg, 16 to 25 mmHg एंड 19 to 38 mmHg। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 8 to 21 mmHg। ये क्या है दोस्तों? इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इसकी रेंज होती है 8 to 21 mmHg। DSSSB के 2013 की वैकेंसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा अच्छे से और समझ लेते हैं इसको। आई प्रेशर या इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है? आइस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके द्वारा डेवलप्ड ये प्रेशर होता है। इसको अपन मेजर करते हैं दोस्तों मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के अंदर। ठीक है, नॉर्मली ये इसकी रेंज होती है 8 to 21 mmHg, जैसा कि अपन ने यहाँ क्वेश्चन में भी देखा। और अगर आई प्रेशर 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा है तो इसे अपन हायर देन नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और इस कंडीशन के अंदर इसे कहते हैं दोस्तों ग्लूकोमा। लेकिन एक कंडीशन और आप यहाँ पर देखिए जो ग्लूकोमा से थोड़ी डिफरेंट है। व्हेन द आईओपी इज हायर देन नॉर्मल बट द पर्सन डज नॉट शो साइंस ऑफ ग्लूकोमा। अगर ग्लूकोमा के साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है लेकिन आईओपी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? ओक्यूलर हाइपर टेंशन। ठीक है, और एक और बात यहाँ बता दूँ आपको कि आई प्रेशर को अपन मेजर किससे करते हैं? टोनोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। टोनोमीटर क्या होता है आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। एक तो ये दोस्तों मैनुअल टोनोमीटर है और एक ये डिजिटल टोनोमीटर है। आजकल जो लेटेस्ट आई हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर ये टोनोमीटर यूज़ किया जाता है। जो मैनुअल टोनोमीटर है उसके अंदर एक ये सुई सा होता है, एक संकेतक भी इसे आप कह सकते हैं, और ये एक यहाँ पर एक रेंज होती है जिससे कि अपन आई प्रेशर को देख सकते हैं। जबकि यहाँ डिजिटल के अंदर आप यहाँ पर डायरेक्टली आई प्रेशर को देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों टोनोमीटर। बात कर लेते हैं अपन जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 222। O positive blood group would not available in blood bank. Which blood group may be given to patient? B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड A पॉजिटिव। एक O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का पेशेंट है और ब्लड बैंक के अंदर O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है, ऐसा ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में उसको कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी O नेगेटिव, क्योंकि ये है दोस्तों यूनिवर्सल डोनर। और ए बी पॉजिटिव क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। और सबसे पहले इसके लिए अपन समझेंगे यहाँ पर एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है उसको। उसके बाद में अपन रिसर्च ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को भी समझेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सारे टाइप के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको मैंने रखा है और इनका नामकरण होता है दोस्तों जो आरबीसी ब्लड के अंदर होती है उसके ऊपर जो एंटीजन होता है उसके आधार पर। जैसे आप देख सकते हैं ए और बी दोनों अगर एंटीजन है तो ये ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ए एंटीजन है तो ये है ए, बी एंटीजन है तो ये है बी, और नन एंटीजन यानी कि कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसे आप जीरो या ओ बी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है इसलिए इसको ओ नाम दिया गया है। अब अगर बात करें अपन एंटीबॉडीज़ की तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आपस में बनती नहीं है। तो जो एंटीजन होगा उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडीज़ होगी। जैसे ए और बी दोनों एंटीजन है ए बी ब्लड ग्रुप में, तो यहाँ पर आपको कोई एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर दोनों एंटीजन है। और वहीं आप देखें ए के अंदर आपको एंटी बी एंटीबॉडीज़, बी के अंदर आपको एंटी ए एंटीबॉडीज़ और ओ के अंदर आपको बहुत एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती है। और जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ये ही एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में क्या होता है दोस्तों? रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है? क्लम्पिंग होती है। ठीक है, जो गुच्छे के गुच्छे बन जाते हैं, क्लोट के क्लोट बन जाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की वजह से। ये तो हो गया दोस्तों एबीओ ब्लड टाइप ग्रुपिंग का। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़, वो ये है कि हमेशा जो रेसिपिएंट होता है ना, एक चीज़ आपको याद रखना है, हमेशा जो रेसिपिएंट होता है यानी कि जो ब्लड रिसीव कर रहा है उसकी एंटीबॉडी हमेशा क्या करती है? रिएक्शन करती है। ठीक है, जो रेसिपिएंट है जो कि ब्लड रिसीव कर रहा है उसकी एंटीबॉडी, उसके जो ब्लड के अंदर एंटीबॉडी है हमेशा वो रिएक्ट करती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है। और आगे अपन बात करते हैं दोस्तों RH इनकम्पेटिबिलिटी की। तो इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों जो RH नेगेटिव होता है उसके अंदर क्या होती है? RH नेगेटिव के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। RH नेगेटिव के अंदर क्या होता है? एंटी RH एंटीबॉडी
होती है, जबकि RH पॉजिटिव के अंदर नहीं होती है। इसी वजह से दोस्तों RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड आप ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते, जबकि RH नेगेटिव का ब्लड आप हर किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमेशा जो रेसिपिएंट होता है उसकी एंटीबॉडी रिएक्ट करती है। और RH पॉजिटिव को आप RH नेगेटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हो, लेकिन RH नेगेटिव को आप RH पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते हो। और इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं, RH नेगेटिव पर्सन कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव पर्सन, whereas RH positive person can receive blood from RH negative person without any problem. If RH negative person receive, अब ये कंडीशन आप देखिएगा, अगर RH नेगेटिव पर्सन को आप RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं फर्स्ट टाइम, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, इस एक्सपोजर की वजह से एंटी RH एंटीबॉडीज उसके अंदर फॉर्म हो जाएगी, उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और इसी बीच अगर आप उसको सेकेंड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, जो ये एंटीबॉडी है वो RH पॉजिटिव के ब्लड के अंदर जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, क्लम्पिंग होगी, ठीक है। और यही जो सेम सिनेरियो रहता है जब एक RH नेगेटिव मदर के अंदर RH पॉजिटिव फीटस होता है, तो ऐसे में प्लेसेंटा के थ्रू वो एंटीबॉडीज जाती है और बच्चे के अंदर जो एंटीजन है RH पॉजिटिव ब्लड होने की वजह से उसके अगेंस्ट काम करती है, RBC को डिस्ट्रॉय करती है, और ऐसे में बच्चे के अंदर सीवियर एनीमिया देखा जाता है। तो ये है दोस्तों ABO ब्लड ग्रुपिंग और RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 to 3। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इज, ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एसेप्टिक टेक्निक से रिलेटेड कौन सा है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बैरियर नर्सिंग आए चाहे ये एसेप्टिक टेक्निक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा होता है वो है दोस्तों हैंड वॉशिंग, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एसेप्टिक टेक्निक, बैरियर नर्सिंग, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैंड वॉशिंग निकल के आता है, क्योंकि हर प्रोसीजर अपना किससे स्टार्ट होता है, हर प्रोसीजर स्टार्ट होता है हैंड वॉशिंग से। अगर आपने हैंड वॉशिंग नहीं किया तो ये सब करना बेकार है, ठीक है। अब हैंड वॉशिंग की बात करिए तो कुछ और अपन अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं एसेप्टिक टेक्निक है क्या। एसेप्टिक टेक्निक मीन्स यूजिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन फ्रॉम पैथोजेंस, ठीक है, समझ में आ गया। पैथोजेंस से जो कंटेमिनेशन है उसको रोकने के लिए जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं वही है दोस्तों एसेप्टिक टेक्निक। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द स्ट्रिक्टेस्ट रूल्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए स्ट्रिक्टेड रूल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स यूज एसेप्टिक टेक्निक्स इन सर्जरी रूम्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, OPD के अंदर, IPD के अंदर अपन इनका यूज़ करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, हैंड वॉशिंग का नाम लिया तो इसके स्टेप्स को अपन कैसे बोल सकते हैं। WHO गाइडलाइन से रिलेटेड, WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितने स्टेप्स हैं वो सब मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। 0 से स्टार्ट यहाँ WHO करता है और 11 तक यहाँ पर जाता है। तो इसमें आप जो टाइम ड्यूरेशन है वो देख सकते हैं 40 to 60 सेकेंड्स का है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हैंड वॉशिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो है दोस्तों फ्रिक्शन। याद रखिएगा, हैंड वॉशिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है फ्रिक्शन, ठीक है। हाथों को अच्छे से मल के रगड़ के धोना है, तो यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाथों को गिल्ला करते हैं। 0 के अंदर आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर पे अच्छे से पूरे हाथ में सौंप लेते हैं हाथों को। उसके बाद पाम टू पाम अपन रब करते हैं। सेकंड नंबर पे अपन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट पाम से लेफ्ट डोर्सन सरफेस से और फिर लेफ्ट पाम से राइट डोर्सन सरफेस पर। फिर उसके बाद में इंटरलॉकिंग की स्टेज आती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों बैक्स ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम्स विद फिंगर्स इंटरलॉक। ये मैंने पहले बता दिया, ये इंटरलॉकिंग की स्टेज आती है। उसके बाद में 6 नंबर पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पाम से अपन जो अपना थंब है उसको दोनों मतलब वाइस वर्सा अपन क्लीन करते हैं। उसके बाद में रोटेशनल रबिंग करते हैं, कहाँ पर, पाम पे करते हैं, और वाइस वर्सा ये मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में दोनों में करते हैं। उसके बाद में हाथों को अच्छे से राइंज करते हैं और उसके बाद में अपन यहाँ देख सकते हैं ड्राई करते हैं एक सिंगल यूज़ टॉवल के द्वारा। और इसी सिंगल यूज़ टॉवल से अपन फॉसेट को बंद करते हैं और उसके बाद में आपके हाथ यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है। तो ये है दोस्तों WHO की गाइडलाइन। उसके बाद में यहाँ अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 to 4। ए नर्स इज सक्शनिंग फ्लूइड फ्रॉम ए पेशेंट वाया ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, द नर्स मस्ट लिमिट सक्शनिंग टाइम टू ए मैक्सिमम ऑफ, ठीक है।
ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से आप अगर सक्शन कर रहे हैं तो ऐसे में मैक्सिमम सक्शनिंग टाइम कितना होना चाहिए, ये है दोस्तों ऑप्शन बी 10 सेकेंड्स। सक्शनिंग की अपन यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सक्शनिंग इज़ ए वाइटल प्रोसीजर, इट इज़ यूज टू क्लियर द एयरवे ऑफ ब्लड, सलाइवा, वोमिट और अदर सिक्रीशन सो दैट ए पेशेंट में ब्रीथ, पेशेंट की इफेक्टिवली ब्रीथ कर सके, ऐसे में अपन उसके एयरवे को क्लीन करते हैं और वहाँ से अपन ब्लड, सलाइवा, वोमिट और अदर सिक्रीशंस को सक करते हैं, यही है दोस्तों सक्शनिंग। ठीक है, डेफिनेशन देख ली। सक्शनिंग कैन प्रिवेंट पल्मोनरी एस्पिरेशन विच कैन लीड टू लंग इन्फेक्शन। सक्शनिंग से अपन ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे पेशेंट को क्या हो सकता है, पल्मोनरी एस्पिरेशन हो सकता है और ये लंग इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है। सक्शनिंग करते किससे हैं, आप यहाँ पर दो तरीके देख सकते हैं। एक तो अपन सक्शन मशीन के द्वारा करते हैं जो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वाल सक्शन। वाल सक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ट्यूब होती है ये वॉल सक्शन से कनेक्ट होती है और यहाँ पर आप यांकुर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये एक रोटरी मीटर होता है जिसके थ्रू आप प्रेशर को भी मेंटेन कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ सक्शनिंग को जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको पेशेंट को सेमी फॉलोअर पोजीशन देना है, उसके बाद में अप्रोप्रिएट साइज़ का सक्शन कैटेटर लेना है, हाइपर ऑक्सीजनेशन करना है बिफोर ईच सक्शन पास। हाइपर ऑक्सीजनेशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पेशेंट सक्शनिंग के दौरान हाइपोक्सिया में जा सकता है। और ये आपको कब नहीं कर सकते हैं, कब नहीं करना चाहिए, ऐसा है तो ये है दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेकियोस्टोमी है तो ऐसे में पेशेंट को आप हाइपर ऑक्सीजनेट ना भी करें तो चलेगा। उसके बाद में कैथेटर को आपको इंसर्ट करना है और अप्लाई करना है सक्शन विड्रॉल के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा विड्रॉल के दौरान जब अपन सक्शन कैथेटर को अंदर डालते हैं तब आपको सक्शनिंग को अप्लाई नहीं करना है, ये कब करना है आपको, विड्रॉल के दौरान। ठीक है, और लिमिट सक्शनिंग टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स तक आपको सक्शनिंग करनी है और आपका जो सक्शन प्रेशर है वो 80 to 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए। और लिमिट सक्शनिंग टू 3 पासेस, यानी कि 3 बार, एक बार में अगर आप सक्शनिंग करने जा रहे हैं तो 3 बार आपको सक्शन करना है, इससे ज़्यादा आपको सक्शन नहीं करना चाहिए। तो 3 × 5 किया तो ये मैक्सिमम कितना हो गया, 15 सेकेंड्स। तो 10 to 15 सेकेंड्स तक आपको एक बार में सक्शनिंग करनी है, इससे ज़्यादा समय तक आपको सक्शनिंग नहीं करनी है। और सक्शनिंग के बाद में वापस से पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। और यहाँ आप कुछ कंडीशंस ऐसी देख सकते हैं जहाँ पे आपको सक्शनिंग को डिसकंटिन्यू करना है। ये है अगर आपकी हार्ट रेट ड्रॉप होती है 20 तक, यानी कि 100 चल रही है और हार्ट रेट सीधी 80 या 70 तक पहुँच गई है तो आपको एक बार डिसकंटिन्यू करना है इसको। इंक्रीज़ अगर हार्ट रेट होती है आपको 40 तक, यानी कि 100 है और अब 140 हो गई है तो भी आपको डिसकंटिन्यू करना है और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। और साथ में अगर एरिदीमियाज होता है और आपका जो सेचुरेशन है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वो 90 से बिलो चला जाता है तो ऐसे में आपको डिसकंटिन्यू करना है। ऐसे दोस्तों हर क्वेश्चन को मैं भी, मेरी जो स्ट्रगलिंग पीरियड था उस दौरान हर क्वेश्चन को पूरा समझता था, हर क्वेश्चन को पूरा, जब तक उसका हर रीज़न मैं नहीं समझता था आगे नहीं बढ़ता था। आप भी यही प्रैक्टिस कीजिए और इसी वजह से मैं ये 10 क्वेश्चन सीरीज़ आप सभी के लिए लेके आता हूँ ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को अगर पकड़ें तो उसको पूरा जानें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 5। अपने इस वीडियो के ये हाफ पीरियड तक अपन पहुंच चुके हैं। ए पेशेंट हैज़ अंडरगॉन सर्जरी, द नर्स मस्ट नो दैट द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड विल बी। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर पेशेंट आया है तो ऐसे में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए। ऑब्जर्विंग द पेशेंट फॉर हेमरेज, मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे, चेकिंग वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट्स एंड रिकॉर्डिंग इनटेक एंड आउटपुट। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों और ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो ऐसे में दोस्तों करेक्ट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन बी, मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे। और इसका रीज़न आपको मैं बताऊं, इसका रीज़न है दोस्तों ए, बी और सी। हमेशा जो एयरवे पेटेंसी है वो आपकी प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अगर उसके अंदर एयरवे की पेटेंसी से रिलेटेड कुछ है तो आप उसी को ही चूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि ए, बी और सी नियम जो अपना कहता है उसके अंदर ए का मतलब है एयरवे, तो एयरवे सबसे पहला आता है और एयरवे की पेटेंसी रखना सबसे बेस्ट प्रायोरिटी, सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 to 6। इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज़ नोन एज। जो टंग का इन्फ्लेमेशन होता है वो क्या कहलाता है। टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे और अगर अपने को ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है, इनकी जो बेसिक अगर अपन को नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें पता है तो काफ़ी हद तक अपन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हर एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्लोसाइटिस। ठीक है,
बाकी सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखेंगे, हर ऑप्शन को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले है दोस्तों जिंजिवाइटिस। तो जिंजिवाइटिस इज़ ए कॉमन एंड माइल्ड फॉर्म ऑफ गम डिजीज़। गम जो होती हैं, अपने जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर ये इन्फ्लेमेशन है, डेट कॉजेज इरिटेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, जिसे कि अपन इन्फ्लेमेशन कहते हैं ऑफ योर जिंजीवा। ठीक है, ये आ गया समझ में। पेरोटाइटिस क्या है? इज़ ए इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ पेरोटिड ग्लैंड्स। ये पेरोटिड ग्लैंड्स जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनका ये इन्फ्लेमेशन है। द मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन either side of face in humans. The parotid gland is the salivary gland most commonly affected by inflammation. Parotid जो सारी salivary glands होते हैं उसके अंदर most commonly जो इन्फ्लामेशन होता है वो पेरोटिड ग्लैंड के अंदर ही होता है, जिसे अपन पेरोटाइटिस कहते हैं। थर्ड है ग्लोसाइटिस, जो अपना क्वेश्चन था। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, द कंडीशन कॉजेज द टंग टू स्वेल इन साइज। इन्फ्लामेशन में क्या होता है दोस्तों? साइज में बढ़ोतरी होती है, पेन होता है, ये जो कलर है उसके अंदर चेंजेस होता है। तो ये सारी चीज़ें आप टंग के अंदर देखने को मिलेगी, उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, कलर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और डिफरेंट अपीयरेंस ऑन द सरफेस आपको देखने को मिलेगी टंग के ऊपर। स्टोमेटाइटिस क्या है? पूरी ओरल कैविटी का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे अपन सम्मिलित रूप से स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इज ए सोर और इन्फ्लामेशन इनसाइड द माउथ। द सोर कैन बी इन द चिक्स, गम्स, इनसाइड द लिप्स और ऑन द टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 to 7। द मोस्ट रिलायबल वे टू असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ ए पेशेंट इज ऑब्जर्व द चेस्ट राइजिंग एंड फेलिंग, अस्कल्टेशन ऑफ चेस्ट, ऑब्जर्व द कलर ऑफ स्क्लेरा एंड नन ऑफ दी अबव। तो ये कह रहा है दोस्तों रेस्पिरेटरी स्टेटस आपको पता करना है, इसका मोस्ट रिलायबल वे कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अस्कल्टेशन ऑफ चेस्ट। चेस्ट अस्कल्टेशन सबसे बेस्ट वे है दोस्तों, और इससे आप रेस्पिरेटरी स्टेटस का अच्छे से पता कर सकते हैं, अच्छे से उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 to 8। वोमिटिंग ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड। ब्लड के अंदर अगर वोमिटिंग हो रही है तो इसे आप क्या कहेंगे? तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी, हेमेटेमेसिस। अब बाकी के तीनों ऑप्शन क्या है वो भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। एपिस्टेक्सिस क्या है? एपिस्टेक्सिस इज डिफाइंड एज अक्यूट हेमरेज फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी और नेजोफेरिंग्स के थ्रू। अगर नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी और नेजोफेरिंग्स के थ्रू अगर अक्यूट हेमरेज होता है तो ये है दोस्तों एपिस्टेक्सिस। हेमेटेमेसिस जैसा अपन ने देखा, वोमिटिंग ऑफ ब्लड। द सोर्स इज जनरली द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर अगर कुछ डैमेज हुआ है तो यही दोस्तों सोर्स ऑफ दिस वोमिटिंग ऑफ ब्लड का यही सोर्स जनरली होता है। हेमेटाइसिस क्या है? इज द कफिंग अप ऑफ ब्लड और ब्लड स्टैंड म्यूकस फ्रॉम द ब्रोंकाई, लैरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स। ब्रोंकाई, लैरिंग्स, ट्रैकिया और लंग्स के अंदर कुछ डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से म्यूकस के साथ में अपन ब्लड को अगर कफिंग अप करते हैं तो ये है दोस्तों हेमेटाइसिस। ठीक है। हीमोथोरेक्स क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम हीमो। हीमोथोरेक्स किससे बना है दोस्तों? हीमो प्लस थोरेक्स। हीमो का मतलब है ब्लड और थोरेक्स का मतलब है चेस्ट, यानी कि चेस्ट के अंदर ब्लड। तो ये क्या हुआ? हीमोथोरेक्स इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विथ इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो ये है दोस्तों हीमोथोरेक्स। और अगर यहाँ पर होता दोस्तों न्यूमोथोरेक्स, क्या होता? न्यूमोथोरेक्स। तो न्यूमो का मतलब क्या होता है? एयर। तो इसका मतलब होता है एयर इन प्लूरल कैविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 to 9। इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए प्रेगनेंसी साइन। इनमें से कौन सा प्रेगनेंसी साइन नहीं है? चैडविक साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, हेगार साइन एंड गुडेल साइन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ब्रुजिन्स्की साइन। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हर साइन को यहाँ पर समझते हैं जल्दी से। चैडविक साइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्राम भी मैंने यहाँ पर रखा है। चैडविक साइन इज ए ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना एंड लेबिया रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है दोस्तों, और इसी की वजह से क्या होता है, जो सर्विक्स, वेजाइना और लेबिया होती है उसका ब्लूइश डिसकलरेशन होता है, जैसा आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अर्ली एज 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स के अंदर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कंसेप्शन के बाद में। एंड इट इज़ ए प्रेगनेंसी साइन। इट्स प्रेजेंस इज एन अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये प्रेगनेंसी का एक अर्ली साइन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन साइन देखेंगे, ब्रुजिन्स्की साइन। ये किसके अंदर होता है दोस्तों? मेनिंजाइटिस के अंदर होता है। ब्रुजिन्स्की साइन इज़ वन ऑफ फिजिकली डेमोस्ट्रेबल सिम्टम्स, ठीक है, ऑफ मेनिंजाइटिस। किसका? मेनिंजाइटिस का ये साइन होता है। सीवियर नेक स्टिफनेस कोजेज ए पेशेंट हिप्स एंड नीज टू फ्लेक्स व्हेन द नेक इज फ्लेक्स्ड। यानी कि आप इस तरीके से पेशेंट को लेटाएंगे और अगर इसके अंदर मेनिंजाइटिस है तो आप अगर नेक अगर स्टिफ है और इसको आप क्या करते हैं, ऊपर की ओर फ्लेक्स करते हैं, तो ऐसे में क्या है, जो आपके नीज़ और हिप्स हैं वो भी फ्लेक्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये दोस्तों ब्रुजिन्स्की
साइन। नेक्स्ट साइन अपने यहाँ पर देख लेते हैं हेगार साइन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हेगार साइन इज डेमोस्ट्रेटेड एज ए सॉफ्टनिंग इन द कंसिस्टेंसी ऑफ यूट्रस एंड द यूट्रस एंड सर्विक्स सीम टू सेपरेट रीजन्स। इसके अंदर हेगार साइन क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो यूट्रस होता है उसके अंदर सॉफ्टनिंग होती है और जो यूट्रस और सर्विक्स होता है ऐसे लगता है जैसे कि टू सेपरेट रीजन्स हैं। ऐसा अपन किस तरीके से पता कर सकते हैं, पीवी करके, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके आप इसको पता कर सकते हैं। यूट्रस और सर्विक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो डिफरेंट ऑर्गन की तरह आपको नज़र आएंगे, ठीक है। मतलब नज़र क्या आएंगे, फील होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हेगार साइन के बाद में गुडेल साइन। ये भी अपन दोस्तों पीवी करके ही पता करते हैं और इसके अंदर क्या होता है, इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी एक प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है। इट इज ए सिग्निफिकेंट सॉफ्टनिंग ऑफ वेजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स फ्रॉम इंक्रीज्ड वेस्कुलराइजेशन। इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन की वजह से क्या होता है, जो सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होती है इसे अपन कहते हैं गुडेल साइन और ये अपन पीवी करके पता करते हैं, ठीक है। तीनों साइन अपन ने ये देख लिए। गुडेल साइन, चारों साइन अपन ने यहाँ पर समझ लिए। गुडेल साइन क्या है, सर्विक्स की सॉफ्टनिंग। हेगार साइन क्या है दोस्तों, हेगार साइन है यूट्रस की सॉफ्टनिंग। थर्ड है ब्रुंजिस्की साइन, ये भी अपन ने समझ लिया, नेक स्टिफनेस की वजह से जब अपन नेक को फ्लेक्स करते हैं तो ऐसे में जो आपकी हिप्स और नीज हैं वो भी फ्लेक्स होती है। और फर्स्ट जो था चेडविक साइन, इसके अंदर क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, वेजाइना एंड लेबिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 230। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर एडमिनिस्टर। जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं उनको आप किस तरीके से एडमिनिस्टर करते हो, तो इसका रूट होता है दोस्तों ऑप्शन ए, आईएम रूट। हमेशा आईएम रूट के थ्रू, चाहे आप बटक्स पे लगाओ चाहे आप डेल्टोइड मसल पे लगाओ, आईएम रूट के थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इंजेक्ट किया जाता है। और जो मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर अपन जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं वो है दोस्तों डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं डम्पा, DMPA, ठीक है। दिस इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इट इज़ गिवन इन ए डोज ऑफ 150 mg की डोज होती है। इंट्रामस्कुलरी इसको अपन करते हैं एवरी 3 मंथ्स, हर 3 मंथ के अंदर अपन इसको लगा सकते हैं। इट इज़ मार्क्ड एज डिपो प्रोवेरा इन इंडिया, ठीक है। इट कैन बी प्रेस्क्राइब्ड इन वुमेन वेयर ईस्ट्रोजन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जहाँ अपन ईस्ट्रोजन नहीं दे सकते हैं ऐसे में पेशेंट को अपन क्या कहते हैं, DMPA, ठीक है। नॉरएथिड्रोन एंथेनेट, जिसे अपन नेट ENB कहते हैं। इट इज़ गिवन इन ए डोज ऑफ 200 mg इंट्रामस्कुलरली एवरी 2 मंथ। ये हर 3 मंथ के अंदर और ये हर 2 मंथ के अंदर अपन देते हैं। करंटली इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में अपन जनरली और मोस्ट कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, DMPA, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी यही इंजेक्शन लगा। तो ये था दोस्तों आज का ये वीडियो। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने अभी तक अपने इस प्यारे चैनल हॉटस्पॉट नर्सिंग को और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब। साथ में आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हॉटस्पॉट नर्सिंग फेसबुक के जाके सर्च करना है। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, इससे पहले कि जितने भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब हॉटस्पॉट नर्सिंग। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।